हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए विषय के ऊपर बात करते हैं और ये एक लंबी सीरीज चलेगी। ये नया विषय है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्य जीव सुरक्षा और वन्य जीव प्रबंधन। वन्य जीव सुरक्षा एवं वन्य जीव प्रबंधन एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के लिए एक आवश्यक विषय है। तो इसकी जानकारी देश के सभी नागरिकों को होनी आवश्यक है। तो बहुत समय से मैं इस विषय पे बात करने की सोच रहा था। अब आज से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो ये सीरीज पूरी हो, कंप्लीट हो और मेरा हौसला बना रहे, इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतम शेयर करें, ताकि भारत देश के हर प्रांत में कोने कोने में मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर लोगों का ज्ञान वर्धन हो। यह जानकारी यूपीएससी के एग्जाम और स्टेट सर्विस के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सारभूत जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होती है। तो कानून की दृष्टि से वाइल्ड लाइफ को परिभाषित किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 37 में क्या लिखा है आप देखिए। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल, एक्वेटिक एंड लैंड वेजिटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट। इस सेक्शन में यह है कि वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। तो पहला सम्मिलित है पशु और जलीय और स्थलीय वनस्पति जो किसी हैबिटेट का पार्ट बनाती है। अब सवाल आता है कि हैबिटेट क्या होती है। तो हैबिटेट की परिभाषा इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में दी हुई है। हैबिटेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर और वेजिटेशन विच इज द नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल। भूमि, जल और प्राकृतिक वनस्पति जो एक वन्य जीव का प्राकृतिक आवास बनाती है, वो हैबिटेट होती है। तो वाइल्ड एनिमल्स में क्या क्या था? वाइल्ड एनिमल्स में था पशु, जलीय और स्थलीय वनस्पति जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट बनाते हैं। अब इसके अंदर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? तो एनिमल्स की परिभाषा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में दी गई है। एनिमल इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, other chordates and invertebrates, and also include their youngs and egg. अब इस एनिमल्स में जो ये परिभाषा में लिखा है, ये जूलॉजी के क्लासिफिकेशन के फैमिलीज के नाम लिखे हैं, ऑर्डर्स के नाम लिखे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन हमको समझना जरूरी है। तो थोड़ा हम जंतु विज्ञान जूलॉजी पे चर्चा करते हैं। इसकी जानकारी होने पर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी होना आसान हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो हम जीवित जगत देखते हैं,
इस जीवित जगत में प्राणी जगत और वनस्पति जगत, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्राणी जगत में एक वो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और एक वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों तरह के पशु आते हैं। अब कॉर्डेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फिश, मछली है, जलीय प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद ऐसे प्राणी जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबियंस, उभयचारी, जैसे मेंढक। और इसके बाद जो पूर्ण रूप से स्थल पे रहते हैं, जो स्थलीय जीव होते हैं, वो आते हैं, वो होते हैं रेप्टाइल्स, जो धरती पर रेंगते हुए चलते हैं। ये इनमें सांप है, मगरमच्छ है, कछुए है, इस श्रेणी के रेप्टाइल्स में, सरीसृप में आते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं जो है उड़ने वाले होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स, पक्षी। और उसके बाद में आते हैं वे प्राणी जो अंडों की बजाय बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को फीड करने के लिए उनके स्तन होते हैं, इसलिए उनको स्तनधारी प्राणी कहते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटिस, एस्केएल्बेंथिस, प्लेटिएल्बेंथिस, नीमेटोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये इन समूहों के प्राणी आते हैं। तो एनिमल्स के अंदर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और नॉन कॉर्डेट्स और उनके बच्चे और अंडे भी उसमें शामिल है। तो अब आपको वाइल्ड लाइफ की पूरी परिभाषा समझ में आ गई होगी। वाइल्ड लाइफ में पशु, जलीय और स्थलीय वनस्पति जो किसी प्राकृतिक आवास का भाग बनाती है। प्राकृतिक आवास में जल, स्थल और वनस्पति आती है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्राकृतिक आवास बनती है। और पशु में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, नॉन कॉर्डेट्स और उनके यंग्स, बच्चे और एग्स, अंडे शामिल है। तो ये सारा वाइल्ड लाइफ की परिभाषा है। अब वाइल्ड लाइफ का जीवन में महत्व क्या है? तो वाइल्ड लाइफ के संबंध में जीवन में कई महत्व है। आर्थिक महत्व है, मनोरंजन के महत्व है, सोशल महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है इकोलॉजी, एनवायरमेंट का संतुलन रखना। एनवायरमेंटल में क्या आता है? एनवायरमेंट के जो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है लिथोस्फीयर, वो जो भूमि, जो मनुष्य के या प्राणी जगत के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लिथोस्फीयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर, जल,
एटमॉस्फेयर वायु और बायोस्फीयर जिसके अंदर जीव जगत वनस्पति जगत ये आते हैं। तो मनुष्य के चारों तरफ जो वातावरण होता है वो एनवायरमेंट कहलाता है, और चारों तरफ क्या होते हैं? भूमि, जल, वायु और जीवन जगत। इनमें संतुलन बना रहता है, तब ये सृष्टि अच्छी तरह से चलती है और अल्टीमेटली मनुष्य के लिए लाभदायक होती है। अब जो बायोस्फीयर है उसके अंदर प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल कंपोनेंट होते हैं। वाइल्ड एनिमल का प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि इस जीवन जगत को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो पूरी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ऊर्जा मिलती है। अब उस सूर्य की ऊर्जा को कौन शोषित करते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स, ट्रीज, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यानी वनस्पति जगत जो है वो सूर्य की ऊर्जा को शोषित करके और भोजन प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए वे प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और वे अपना भोजन स्वतः लेते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। अब इस वनस्पति में संग्रहित की गई सूर्य की ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी स्टेज पे हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव, जो पेड़ पौधे वृक्ष घास का सेवन करके उनमें संग्रहित सूर्य की ऊर्जा को अपने जीने की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और जीते हैं। सेकेंडरी में मांसाहारी जीव, जो शाकाहारी जीवों को खाकर के अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट से वो भी सूर्य की ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है तो उसको नेचर में डिकम्पोज किया जाता है। तो वो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उस एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो सूर्य की एनर्जी को पहले लेवल में प्रोड्यूसर संग्रहित करते हैं, उसके बाद में कंज्यूमर खाते हैं, और उसके बाद में डिकम्पोजर उसको नष्ट करके उसका उपयोग लेते हैं। तो इस तरह से ये इकोलॉजी बनती है। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर है, ये एक कुछ चैन में है। प्लांट्स सूर्य की लाइट को फोटोसिंथेसिस के जरिए डायरेक्ट भोजन बनाते हैं। एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं और अपनी जीवन ऊर्जा बनाते हैं। कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाकर के और उस एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से धरती के जीव जगत में एक फूड चेन बनी होती है, और ये फूड चेन इस सृष्टि के संचालन के लिए बहुत जरूरी है, और अल्टीमेटली उसका लाभ मिलता है मनुष्य को। इस फूड चेन में एक भी कड़ी यदि टूट जाए तो वो उस चैन में आने वाले सभी एनिमल्स को भारी नुकसान हो जाता है। अब छोटे से छोटा जो एक कीट पतंगा है वो प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए काम आता है, अब परागण के लिए काम आता है। यदि नेचर में ये कीट पतंगे नष्ट हो जाए तो पौधों
फलों में होने वाला परागण और उससे बनने वाले बीज की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और जब बीज नहीं बनते हैं तो आगे वनस्पति जगत का प्रादुर्भाव ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से छोटे कीट पतंगे या चिड़ियाएं जो परागण का काम करती है वो इस जीव जगत के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा जो कार्निवोरस होते हैं एनिमल्स, वो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं कि जो पशुओं की जनसंख्या बढ़ती है उनको नियंत्रित करते हैं। और रोगी, बीमार, असक्षम पशु जिनसे होने वाली संतति आगे नेचर के लिए कोई उपयोगी नहीं होती है, उन बीमार असक्षम पशुओं को खाने का काम कार्निवोरस करते हैं, ताकि आने वाले समय में अच्छे डीएनए से अच्छे एनिमल्स पैदा होते रहे और हर इवोल्यूशन बढ़ता रहे। मनुष्य ने इस सिस्टम को तोड़ रखा है। हमारे समाज में जो सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उनके भी माता पिता उनकी शादी करते हैं कि भाई हमारे आगे वंश चलाना है। तो उनकी शादी के बाद में जो वंश आएगा ना, वो दुर्बल असक्षम है वंश आएगा, जो इस सृष्टि के किसी काम का नहीं होता है। लेकिन नेचर में, प्राणियों में एक अपना सिस्टम है। वे केवल सक्षम, स्वस्थ पशुओं को ही जन्म देने का काम करते हैं और असक्षम इस प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स, जिसमें आप लॉयन, टाइगर, पैंथर वगैरह, भेड़िए, जो भी जानवर है, उनका बड़ा योगदान है। सांप नहीं होंगे तो चूहे इतने बढ़ जाएंगे कि एग्रीकल्चर लैंड खोखली हो जाएगी, आदमी के खाने के लिए अनाज ही नहीं होगा। इसलिए सांपों का बहुत जरूरी है, लेकिन लोग सांप को देखते ही मार देते हैं। वो इस नेचर के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, आपने मेरा साफा देख के पहचान लिया होगा। जोधपुर के पास में एक गांव है, फिटकासनी गांव है। उस फिटकासनी गांव के लोग मेरे पास में आए जब मैं वाइल्ड लाइफ फ्लाइंग स्क्वाड में रेंज ऑफिसर था तब, कि साहब हमारे गांव में कुत्ते बढ़ गए और वो कुत्ते शहर से जंगल में चले गए और वो वहां पे चिंकारा को और ब्लैक बक्स को मारते हैं, तो इसके लिए आप कुत्तों को मारो। तो मैंने उनको समझाया, मैं आपके गांव में पहले भेड़िए थे कि हाँ साहब, खूब भेड़िए थे, वो हमारी बकरियां मार देते थे, हमारे भेड़े मार देते थे। तो मैंने उनको कहा कि फिर वो भेड़िए कैसे खत्म हुए? तो कि साहब, जो लोग पशुपालक थे, बकरियों को पालने वाले थे, भेड़ों को पालने वाले थे, वो उन्होंने जोगियों को पैसे देकर के उन भेड़ियों को है मरवाया। और हाँ, और उसे भेड़ियों के मारने से हमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो नुकसानदायक थे। भेड़िए कोई जान के लिए खतरा थे। तो फिर मैंने कहा जब वो भेड़िए मर गए, तब जो कुत्ते जो गांव में होते थे, उन कुत्तों को जो जंगलों में जाने से जो रोकने वाले भेड़िए होते हैं ना, उन भेड़ियों को मार दिए तुमने। तो वो कुत्ते गांव और जंगल की सीमा क्रॉस करके जंगल में चले गए और जंगल में हुए चिंकारा और ब्लैक बक को मारने लगे। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा साहब फिर ऐसा हुआ कि हमने कुत्तों को मरवाना शुरू कर दिया, और कुत्तों को जब मारा तो वो चिंकारा और ब्लैक बक हमारे गांव में घुस आए, और अब वो हमारे बच्चों को सींग मारते हैं, बूढ़े लोगों को सींग मारते हैं। तो मैंने कहा पहले तुमने भेड़िए मारे तो कुत्तों को जंगल में जाने का रास्ता साफ हो गया, कुत्ते जंगल में गए। कुत्तों ने
हिरणों को मारना शुरू किया तो तुमने कुत्ते मार दिए, तुमने कुत्ते मार दिए तो हिरण तुम्हारे गांव में घुस गए और वो तुम्हारे बड़े बच्चों को और बूढ़े बूढ़े आदमियों को सींग मार रहे। अब तुम कह रहे हो कि साहब इनको हिरणों को रेस्क्यू करके ले जाओ यहां से। तो ये सारा सिस्टम तुम लोगों ने खराब किया है, तुमने नेचर के साथ में छेड़छाड़ की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा सिस्टम है नेचर का, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का, इसका संतुलन करने के लिए एक वैज्ञानिक के प्रबंधन की जरूरत है और वो वैज्ञानिक प्रबंधन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कहलाता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन, दूसरा घटक वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट, आश्रय स्थल, और तीसरा घटक वाइल्ड लाइफ एरियाज के आसपास रहने वाले जन समुदाय, पब्लिक। इन तीनों घटकों को मैनेज करने से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होता है। तो ये शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस मैनेजमेंट में पहले जो है फॉरेस्ट अफसर को यह देखना जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किस लाभ के लिए कर रहे हैं, कौन सा उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास या फॉरेस्ट अफसर के पास उद्देश्य क्लियर नहीं है तो वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट बेतरतीब ढंग से होता है और वो मैनेजमेंट नहीं कहलाता है, वो एक उपद्रव हो जाता है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और फॉरेस्ट अफसर्स को वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी रूपरेखा और इसकी प्लानिंग करनी जरूरी होती है। मैनेजमेंट किसका किया जाता है? मैनेजमेंट उस चीज का किया जाता है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, जो सीमित मात्रा में हो। यदि पर्याप्त मात्रा में और बहुतायत में कोई चीज है तो उसके मैनेजमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसका भरपूर उपयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई वस्तु सीमित हो जाती है और उसका उपयोग सस्टेनेबल स्थिति में करने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये बनी रहे और इसका निरंतर उपयोग होता रहे, तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत के आजाद होने से पहले यहां काफी जंगल थे और बहुतायत में वन्य जीव थे। बाबरनामा में लिखा हुआ है कि बाबर ने पंजाब में गैंडा देखा था और कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश में लॉयन मौजूद था, जो आज केवल गुजरात के गिर फॉरेस्ट में रेस्ट्रिक्ट होकर रह गए। वो लॉयन उत्तर प्रदेश के जंगलों में भी थे। भारत में चीता था, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई भारत में, और ये प्रजातियां एक्सटिंक्ट होना मतलब किसी न किसी फूड चेन की कोई कड़ी टूट रही है जिसका नुकसान बहुत होने वाला है। वन और वन्य जीव रहेंगे तो भविष्य में मानव जीवन रहेगा, नहीं तो मानव जीवन नहीं रहेगा। आज हमने चुनाव कर लिए, वोट ले लिए, राजनीति की रोटियां सेक ली, जंगल कटवा लिए, वो कर लिया, प्लांट, उद्योग, बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बना लिए। लेकिन क्या किसी ने सोचा है, नेता ने, कि यदि ये जंगल और ये वन्य जीव नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जीवित नहीं रहेगी, ये भूमि बर्बाद हो जाएगी। जैसे डायनासोर थे और आज नहीं है, वैसे हो सकता है कि ये मानव इस धरती पर है और आगे नहीं रहेगा। इसलिए इन वाइल्ड लाइफ को सीमित मात्रा होने के कारण से इनका संरक्षण और इनका मैनेजमेंट करना जरूरी है।
संरक्षण इसलिए किया चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ यदि डिग्रेडेड स्थिति में है तो उसको सुधार किया जाए, और यदि स्वस्थ स्थिति में है तो उसको नष्ट होने से बचाया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। और मैनेजमेंट में यह है कि वाइल्ड लाइफ को लंबे समय तक कायम रखने के लिए ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, इस तरह से मैनेज किया जाए कि आदमी की पूर्ति भी होती रहे और वाइल्ड लाइफ नष्ट भी नहीं हो। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन, दूसरा पार्ट हैबिटेट और तीसरा पार्ट जन समुदाय। तो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंसस कराते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल वन्य जीव गणना कराते हैं ताकि पता चले कि कौन सी प्रजाति किस स्तर पर है। वाइल्ड लाइफ सेंसस में 2 चीजें होती है। एक तो वाइल्ड लाइफ की जो प्रजाति उनकी है, अलग अलग प्रजातियों की कितनी संख्या मौजूद है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ की डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स यानी गति दर, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे सरवाइव कर रहे हैं और कितने मर रहे हैं। यदि मरने वालों की तादाद पैदा होने वालों से ज्यादा है तो समझ लो कि भविष्य में वो वन्य जीव एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसलिए प्रबंधन में यही होता है कि वन्य जीव के जन्म दर बढ़े और मृत्यु दर कम हो। तो इस पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंसस करते हैं। जीने के लिए क्या जरूरत होती है, एक जो सुरक्षा जरूरत होती है, खाना चाहिए, पीना चाहिए और शेल्टर चाहिए। तो खाना, पीना, शेल्टर और सुरक्षा की व्यवस्था करें तो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कायम रह सकती है और उसकी जन्म दर बढ़ सकती है। दूसरा पहलू आते हैं हैबिटेट, आश्रय स्थल। तो वाइल्ड लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उनकी जीवन गति बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी के उनके आश्रय स्थल होने चाहिए, प्राकृतिक आश्रय होने चाहिए। तो उसके अंदर उनके भोजन की व्यवस्था हो। भोजन की व्यवस्था में जो प्रोड्यूसर है वो बहुतायत में हो, हर्बीवोरस बहुतायत में हो, प्राइमरी कार्निवोरस भी हो, और जो पिरामिड के टॉप पे है एनिमल वो भी हो। तो ये आश्रय स्थल को सुधारना, आश्रय स्थल का प्रबंधन करना जरूरी है। तो इसके लिए सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, क्लोज एरिया आदि की घोषणा होती है और उनकी सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा यदि कोई वाइल्ड लाइफ नेचर में सर्वाइव नहीं कर रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है और उसके जीन पूल को बचाना है, तो ऐसे मामलों में चिड़ियाघर का कंसेप्ट बहुत उपयोगी है कि उन एनिमल्स को जू में रखा जाए, वहां उनका प्रोडक्शन किया जाए और फिर धीरे धीरे उनको जंगल में रीलोकेट किया जाए। लेकिन ये कंसेप्ट अभी तक इंडिया में पूरी तरह से लागू हो नहीं रहा है और यहाँ चिड़ियाघर केवल खेल तमाशे और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, जबकि ये ex-situ के कंजर्वेशन का कंसेप्ट है चिड़ियाघर। और तीसरा घटक है जन समुदाय। जन समुदाय को वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है कि तुम लोग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर एनक्रोच करके मकान बनाते हो, होटलें बनाते हो, खनन करते हो, खनिज निकालते हो, पेड़ काटते हो, उनकी हैबिटेट नष्ट करते हो। और इस तरह से हैबिटेट नष्ट करने से ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी और खत्म होने से पहले वो वाइल्ड लाइफ शहर में घुस जाएगी और आपके जान माल को खतरा पहुंचाएगी। जब आपके जान माल को खतरा पहुंचाएगी
आप जाओगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में, साहब उनको रेस्क्यू करो, ट्रैंकुलाइज करो, उनका उनको हंट करो, और ये मारते जाएंगे और तुम फैलते जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और खास तौर से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर को कह रहा हूं कि वो खाली सेंचुरी और नेशनल पार्क में टाइगर दिखाने का काम ही नहीं करे, कि बाहर से आगे वीआईपी आगे उनको रेस्ट हाउस में ठहराए और उनका मनोरंजन करे और उनको टाइगर दिखाए घुमा घुमा करके। और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य ये टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म एक साइंटिफिक स्टडी के लिए, कि भाई जो लोग वाइल्ड लाइफ के ऊपर साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं, उनके बिहेवियर का अध्ययन करना चाहते हैं, वो लोग सेंचुरीज में और नेशनल पार्क में जाए, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और स्टडी करें। या वो विद्यार्थी, वो जागरूक लोग जिनको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है और वो वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं, तो वो ठीक है। आप वहां जा रहे हैं, दुनिया भर की होटलें बन गई है सेंचुरी नेशनल पार्क के पास में, वहां शराब पार्टी होती है और सुबह भीड़ की भीड़, जिप्सियों की जिप्सियां भर भर करके आप उस सेंचुरी नेशनल पार्क में जाते हो, टाइगर को घेर घेर के फोटोग्राफी करते हो। ये सब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के खिलाफ है। एक सीमा होनी चाहिए कि एक टाइम में हाँ टूरिस्ट इतने ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे और इतनी डिस्टेंस से ही ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर वो भी इसके अंदर उतने ही दोषी है जितनी ये पब्लिक है, उनके कंट्रोल से बाहर है। होटल माफिया बन गए, टूरिज्म माफिया बन गए, उनके नेताओं से और मंत्रियों से संबंध हो गए, तो वो अपनी मनमानी किए बिना रहते नहीं है। क्योंकि होटल वालों को चाहिए बिजनेस, गाड़ियों वालों को, जिप्सियों वालों को चाहिए बिजनेस, उनको वाइल्ड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको एनवायरमेंट इकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। और नेताओं को चाहिए वोट, और ये वोट एक दिन इतने महंगे पड़ेंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं कि वाइल्ड लाइफ जितनी खत्म होगी ना, उतना नुकसान होगा। न तो तुम नेता बचोगे और न वोटर्स बचोगे। तो मैं थोड़ा सा भावना में बह गया था, अब वापस उसी बिंदु पे आता हूं। तो जन समुदाय, अब जन समुदाय में वाइल्ड लाइफ के प्रति मैनेजमेंट की भावना के लिए दो तरीके हैं। एक तो अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस किए जाए, इसके लिए वन्य प्राणी सप्ताह बनाते हैं, बर्ड फेस्टिवल बनाते हैं, और भी इसमें होना चाहिए। स्कूल में जाकर के, स्कूलों के बच्चों से शुरू करनी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के बारे में उनको सही जानकारी मिले और इनके कंजर्वेशन, इनके मैनेजमेंट, इनके प्रोटेक्शन के लिए उनको सही जानकारी मिले। लेकिन दूसरा ये है कि समझाते समझाते बहुत देर हो गई, लोगों में जब तक अवेयरनेस आएगी तब तक वाइल्ड लाइफ का सफाया हो सकेगा। इसलिए एक कड़ा कानून बनाना चाहिए जिस कानून के तहत वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हो सके। और वह कानून जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया वो कड़क है, लेकिन फॉरेस्ट अफसर को चाहिए इसकी पालना सही ढंग से और कड़ाई से करे, ताकि एक भी अपराधी छूट नहीं पाए। और मेरा निवेदन जुडिशरी अफसर से, मेरा निवेदन प्रोसिक्यूटिंग अफसर से है कि वो इस विषय को गंभीरता से ले। एक केस में एक हमारे वन कर्मी ने एक जोगी को पकड़ा जो कुछ सांडे पकड़ रहा था, स्पाइन टेल लिजार्ड पकड़ रहा था, और कहते हैं कि इन सांडों से जो तेल निकलता है वो कामोत्तेजना पैदा करने वाला होता है। और ये सांडा जो है स्पाइन टेल लिजार्ड यहाँ पश्चिमी राजस्थान में काफी है। तो ये जोगी लोग इनको पकड़ते हैं और इनको मार के इनका तेल निकालते हैं, बाजार में बेचते हैं। तो एक हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर ने इनको सांडों को पकड़ा और
मुलजिम को पकड़ा मौके पे और ले जा करके कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई इसने क्या अपराध किया है कि साहब इन्होंने कुछ सांडे पकड़े हैं। या सांडे क्या होते हैं बताओ? तो वो लोग पिंजरे में उनको सांडों को लेके गए थे। ये सांडे क्या होते हैं कि ये गिरगिट से छोटे और छिपकली से बड़े रेप्टाइल्स होते हैं। तो क्या साहब ये देखो ये इन्होंने पकड़े। मजिस्ट्रेट ने कहा यार ये छिपकली पकड़ ली, तुम इसको पकड़ के मेरे पास ले आए और कह रहे हो कि साहब 7 साल की सजा है, 3 साल की सजा है। क्या किया? एक छिपकली जैसे ही जानवर पकड़ा। अब उस मजिस्ट्रेट में ये नॉलेज का अभाव है कि ये भाई साहब ये छिपकली नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ है और एक नेचर की फूड चेन का एक पार्ट है और इस इकोलॉजी का पार्ट है। यदि एक स्पीशीज खत्म हो गई ना तो उसकी अगली सारी स्पीशीज पे नुकसान होने वाला है। उनको समझाने में टाइम लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मुलजिम की जमानत ले ली और उसको बेल पे छोड़ दिए। तो मेरा निवेदन जुडिशियल ऑफिसर से भी है और प्रोसिक्यूशन अफसर भी है। मेरी पोस्टिंग जब करौली थी तब वहां वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया था। तो हमारे डीएमओ साहब श्री शिवनारायण जी कच्छावा थे, वो उन्होंने कहा वन्य प्राणी सप्ताह में जुडिशियल अफसरों को इन्वॉल्व किया जाए। करौली एक कैला देवी सेंचुरी है वहां पे, जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट का बफर जोन है। वहां पर मवेशी पालक बहुत है और ये झाड़ियां काटने वाले, पेड़ काटने वाले, ये मीणा गुजर जैसे लोग वहां पे है जो जंगलों में निवास करते थे। इनके कारण से सेंचुरी को नुकसान होता था। तो मैं सेशन जज साहब के पास में गया। मैंने कहा साहब वो हमारे वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसमें हम एक लीगल लिटरेसी कैंप कर रहे हैं। हर गांव में लीगल लिटरेसी कैंप कर रहे हैं। उस लीगल लिटरेसी कैंप में गांव वालों को वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस और कानून के बारे में जानकारी देंगे। सेशन साहब बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है रंजन साहब, मुझे इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं मेरे सीजीएम साहब को और एसीजीएम साहब को मैं इसके लिए बोल देता हूं, वो आपके लीगल लिटरेसी कैंप में शिरकत कर लेंगे। तो सीजीएम साहब थे, तोमर साहब थे, उसमें इंदू पारिक जी एसीजीएम थे। तो उनसे मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो ना, ये इसके लिए अवेयरनेस के लिए। तो मैंने कहा साहब एक जो बंदूक की गोली होती है वो उसको फेंक के मारने में कोई एक्शन नहीं होता है, और यदि उसी गोली को बंदूक के अंदर डाल करके और उसको ट्रिगर किया जाए तो वो गोली असर करती है। आप जो कहोगे गांव वालों को वो ट्रिगर करेगा गांव वालों में। तो क्या ऐसी बात है तो हम को 303 का उपयोग कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो हमने वहां सक्सेसफुली गांव में लीगल लिटरेसी कैंप किए। वहां उन्होंने जुडिशियल अफसर ने गांव वालों को कहा कि भाई ये वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, ये अपराध है, और यदि कोई करता है तो इतनी सजा दी जाती है। तो उसका बहुत फर्क पड़ा। गांव वालों ने समझा कि भाई ये जो सुनवाई करने वाले, सजा देने वाले अफसर ये कह रहे हैं तो इनको ये जानकारी पूरी है, और कोई यदि पकड़ा गया तो ये अफसर छोड़ेंगे नहीं। तो उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लीगल लिटरेसी कैंप में जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान का असर गांव वालों पे बहुत पड़ा और काफी अच्छा उसका परिणाम रहा। तो मेरा निवेदन जुडिशियल अफसर और प्रोसिक्यूशन अफसरों पे भी है कि इस वाइल्ड लाइफ ऑफेंस को गंभीरता से लेकर के और उसका निर्णय करे, क्योंकि यदि कोई एक्विटल हो गए मुलजिम ना तो उसका प्रचार इतना होता है कि कुछ नहीं होता है भैया। और यदि एक कोई छिपकली नुमा जानवर मारने वाले को 3 साल की सजा हो जाए तो वो खबर आग की तरह फैलती है।
दंड सिस्टम, दंड प्रक्रिया का केवल मात्र मनोवैज्ञानिक अर्थ इतना ही होता है कि लोगों को दंड से भय लगे, लोगों को दंड नहीं दिया जाए, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाला जाए, लेकिन दंड का भय रहे इसलिए वे अपराध नहीं करें। तो वाइल्ड लाइफ के ऑफेंस का भय लोगों में होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जन समुदाय को हम वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस और पनिशमेंट दोनों से मैनेज कर सकते हैं। तो यदि ये पॉपुलेशन, ये हैबिटेट और ये जन समुदाय में अवेयरनेस और उसके पनिशमेंट का भय हो जाए तो वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट का अध्याय पूरा हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह से मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। अब मेरे अगले वीडियोस होंगे मेनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर। तो मैं इस एक्ट के ऊपर एक लंबी सीरीज की चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे को। धन्यवाद।